शुरुआत सिस्टम की सुस्ती और लापरवाही को एक्सपोज करती खबर के साथ नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में युवराज अपनी गाड़ी के ऊपर मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर बैठा हुआ दिख रहा है। वीडियो में उसके पिता बाहर से उसे हिम्मत रखने और एक और गाड़ी मंगाने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना, ठीक है? और बेटे का हौसला बढ़ा रहे हैं, आखिरी सांस तक लड़ने की हिम्मत दे रहे हैं। ये वीडियो उसी दिन का बताया जा रहा है जिस दिन ये घटना हुई थी। वीडियो में दमकल विभाग के कर्मचारी पानी में उतरने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। एक दमकल कर्मी नीचे उतरता भी है, लेकिन बाद में ऊपर खींचने को कहता है। युवराज के पिता भी उससे पानी की गहराई के बारे में पूछते हैं। युवराज के पिता उसे लगातार हिम्मत रखने के लिए कहते हैं और भरोसा देते हैं कि एक और गाड़ी मंगा रहे हैं। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना, ठीक है? हालांकि इन प्रयासों के बावजूद युवराज की गाड़ी धीरे धीरे पानी में नीचे चली गई। गाड़ी के साथ युवराज भी डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई और सिस्टम का अंधापन उजागर हो गया। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत के 5 दिन हो गए। एसआईटी की जांच जारी है, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। सीएम योगी एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर युवराज की जान क्यों नहीं बचाई जा सकी। सरकार के तमाम विभाग और संसाधन किस काम के हैं? अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सिस्टम सही होता तो युवराज आज जिंदा होता। सरकार और तमाम सरकार के जो विभाग हैं वो आखिरकार उसकी जान क्यों नहीं बचा पाए? और उस समय जब अधिकारी और तमाम लोग पहुंच गए थे, सुनने में आ रहा है कि ठंडा पानी होने के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा। विपक्षी नहीं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी माना कि अथॉरिटी की ओर से लापरवाही हुई है। हालांकि प्रशासन अब एक्शन में है। 5 बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आज 2 को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके पहले बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया था। 2 बिल्डर अभी फरार है, जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। युवराज की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लापरवाही के मामले उजागर हो रहे हैं। उम्मीद है सीएम योगी जल्द सारे ढीले कल पुर्जे को टाइट करेंगे, ताकि आगे से ऐसी कोई घटना न हो। प्रयागराज माघ मेले में अब आस्था की नहीं, सियासत की डुबकी लगाई जा रही है। मौनी अमावस्या के बाद शुरू हुआ विवाद हर नए दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। मामला अब धर्म और अधर्म तक पहुंच गया है और इसका चयन भी लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। मामले के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क पेश कर रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अधर्म के रास्ते पर चलने का आरोप लगाया। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए। वहीं अभिमुक्तेश्वर आनंद के समर्थन में इस दौरान समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर भी लगाए गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि शंकराचार्य को लेकर ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान लिखा गया है। फिलहाल सपा दफ्तर के बाहर इस पोस्टर के बाद राजनीति और ज्यादा तेज हो गई है। इस दौरान बीजेपी ने संतों को सियासत न करने की सलाह दी। योगी जी के खिलाफ साजिश करने वाले या कोई भी ऐसे व्यक्ति हों, तो जो सच्चा होता है, जो अच्छा होता है, वो भगवान को भी प्रिय होता है और भगवान की जनता को भी प्रिय होता है। अभिमुक्तेश्वर आनंद पर यूपी की सियासत अब धर्म और अधर्म के बीच डोल रही है। प्रयागराज में जहां एक तरफ अभिमुक्तेश्वर आनंद ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने अपने ही तरीके से बेहद साफ लफ्जों में जवाब दिया है और बिना नाम लिए ही अभिमुक्तेश्वर आनंद पर निशाना साधा। साथ ही ऐसे लोगों से सावधान रहने की भी सलाह दी। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। 27 के चुनावी चक्रव्यूह में अब मामला बदलता दिख रहा है। जिस सियासी धर्म रथ पर सवार होकर बीजेपी जीत वाली हैट्रिक लगाने की मंशा पाले हुए है, अब अभिमुक्तेश्वर आनंद उसी धर्म रथ पर सवार होकर विपक्ष के लिए सियासी पिच तैयार करते नजर आ रहे हैं। सियासी गोलेबंदी में अब योगी ने भी सीधे मुकाबला करने की चुनौती दे डाली है। प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वर आनंद और माघ मेला प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। 48 घंटे के अंदर प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वर आनंद को दूसरा नोटिस भेजा है। इसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्घे घुसाने को लेकर सवाल किए गए हैं। पूछा गया है कि क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। नोटिस में कहा गया है अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ले लेंगे।
वहीं दूसरे नोटिस का विमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जवाब भी दिया गया है। सवाल किया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन आपने बैरियर तोड़ा। जवाब में कहा गया कि कुछ अफसरों ने जानबूझकर अव्यवस्था पैदा की है। सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने आपके शंकराचार्य होने पर रोक लगाई है। जवाब में कहा गया कि आप जैसे अधिकारी इस पर बात ना करें तो ही अच्छा है। अविमुक्तेश्वरानंद के बयान के जवाब के बाद लगता है ये मामला और बढ़ने वाला है। हाँ ठीक है, युद्ध होता है तो बाणों की बौछार होती है, तो समझ लो कि बाणों की बौछार हो रही है उधर से, एक के बाद एक। हम लोग भी जवाब दे रहे हैं। तो वहीं ये मामला फिलहाल शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अयोध्या आज एक बार फिर सनातन गौरव के ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन गया। अयोध्या की पावन धरती पर भगवान श्री राम के लिए दिव्य कोंदड़ पहुंचा, जिसे श्री राम ट्रस्ट ने स्वीकार भी कर लिया। 286 किलोग्राम वजनी ये भव्य कोदंड 3 जनवरी 2026 को उड़ीसा के रौर किला से रवाना हुआ था। ये कोदंड केवल शस्त्र नहीं बल्कि शक्ति के साथ संयम का प्रतीक है। भगवान श्री राम ने कोदंड का इस्तेमाल धर्म की रक्षा के लिए किया था। मान्यता है कि रामेश्वरम के पास कोदंड रामस्वामी मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां समुद्र ने प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी थी। इस 5 भव्य कोदंड को सोना, चांदी, तांबा, लोहा और जिंक इन 5 धातुओं से करीब 8 महीने में तैयार किया गया है, जिसकी लंबाई 8 फीट और 2.5 फीट चौड़ाई है। उड़ीसा से अयोध्या तक इसकी यात्रा करोड़ों लोगों को सनातन धर्म से जोड़ती रही है और आज अयोध्या एक बार फिर आस्था, इतिहास और सनातन का गवाह बन गया है। अब खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां बिजौरा गांव में लगे बूढ़े बाबा मेले में महिलाओं के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। सामान खरीदने को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। साफ साफ दिख रहा है कि 5-6 महिलाएं एक अकेली महिला को घेरकर पीट रही हैं। हमलावर महिलाएं पीड़ित के बाल को पकड़कर उसे खींच रही हैं। इस दौरान चप्पलों और थप्पड़ों से उसे लगातार पीटती रहीं, लेकिन कोई उसे बचाने तक नहीं आया। कुछ लड़के वीडियो बनाते जरूर दिख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मेले में पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद मारपीट काफी देर तक चलती रही। घटना का लाइव वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस अब इस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। बड़ा सवाल ये है कि मेले में जहां बड़ी संख्या में पुरुष थे, पुलिस मौजूद थी, एक अकेली महिला को कई महिलाओं ने मिलकर पीटा, लेकिन कोई बचाने तक नहीं आया, जो ये बताने के लिए काफी है कि समाज कितना संवेदनहीन होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से अफसरशाही का एक ऐसा तस्वीर सामने आई है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें मंत्री के सामने अधिकारी नतमस्तक होते नजर आए, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मौका था प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री और देवरिया के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह के स्वागत का, और इसकी चर्चा जोर शोर से हो भी रही है। अब स्वागत हो, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वायरल वीडियो में जो दिखा उसने अफसरशाही की रीढ़ पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि डीडीओ साहब तो मंत्री जी के स्वागत में नतमस्तक ही हो गए। यानी कुर्सी पर बैठे अफसर, कानून और नियमों के रक्षक, खुद सत्ता के आगे नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, जैसे ही मंत्री जी का काफिला पहुंचा, वैसे ही फूलों के गुलदस्ते लेकर पहले से खड़े जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार सिंह पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो लोग तंज कसने से पीछे नहीं हटे कि क्या विकास अब पैर छूने से होगा या सरकारी फाइलें पैर छूने से ही आगे बढ़ेंगी। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया। कोर्ट में मौजूद पीड़ित परिवार इस फैसले को सुनकर रो पड़ा। तरफ कोई भी आरोप साबित नहीं होने पर सज्जन सिंह मामले में बरी हो गए, तो वहीं दूसरी ओर पीड़ित ये फैसला सुनकर अपने आंसुओं को रोक नहीं सके। जिस मामले में सज्जन कुमार को राहत मिली है वो दिल्ली के जनकपुरी और विकासपुरी इलाके में हुई हिंसा को लेकर था, जहां 2 सिखों की हत्या और एक को जिंदा जलाया गया था। 2015 में एसआईटी ने सज्जन कुमार के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की थी। कोर्ट ने बरी किया है तो कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। तो वहीं सज्जन कुमार के बरी होने से पीड़ितों का दर्द भी छलक उठा। इंसाफ के लिए तरस, पर ये इंसाफ होता है जो कत्ल करे और उसको बरी कर दो, ये इंसाफ है, बेइंसाफ है। हालांकि इन मामलों में बरी होने के बाद भी सज्जन कुमार जेल में ही रहेंगे। उन्हें 2 अलग अलग मामलों में पहले ही उम्र कैद की सजा मिली हुई है। अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां बीएमसी मेयर को लेकर सस्पेंस बरकरार है। आज राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए मेयर पद के आरक्षण की आधिकारिक घोषणा कर दी गई, लेकिन बीएमसी के मेयर को लेकर अब तक फैसला नहीं हो सका है। खबर है कि अब इसका फैसला दिल्ली में होगा, क्योंकि अब तक महायुति में मेयर को लेकर आम राय नहीं बन पाई है। खबर है कि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे अगले 1 साल तक शिवसेना का मेयर बनाने की मांग कर रहे हैं और मेयर पर तनातनी खत्म करने के लिए शिवसेना के नेता जल्द अमित शाह से मिलेंगे। इस मुद्दे पर बीजेपी शिवसेना के बीच दिल्ली से लेकर स्विट्जरलैंड के दावोस तक बातचीत चल रही है, क्योंकि सीएम दावोस गए हैं।
मुंबई नगर निगम की 227 सीटों में से बीजेपी ने 89 और उसकी सहयोगी शिंदे की शिवसेना ने 29 पार्षद सीटों पर जीत दर्ज की है। इस तरह से बीजेपी शिवसेना के पास राज्य के कुल 227 में से 118 पार्षद है, जो कि बहुमत के 114 से 4 पार्षद ज्यादा है। अब दोनों दल आपसी सहमति से मेयर चुन सकते हैं। मुंबई की मेयर कोई महिला ही बनेगी, लेकिन किस पार्टी से वो महिला होगी ये अब तक तय नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र की राजनीति में मुंब्रा एक बार फिर सियासत का केंद्र बनता जा रहा है। बीएमसी और निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अब एआईएमआईएम नेताओं के बोल राजनीति की मर्यादा लांघते नजर आ रहे हैं। खुले मंच पर ओवैसी के नेता नफरती भाषा बोल रहे हैं। अब एआईएमआईएम नेता यूनुस शेख का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो खुलेआम एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड़ को धमकाते दिख रहे हैं। अरे मैं तेको छोड़ा इतने दिन, तो वाकिफ नहीं, हम लोग बहुत खतरनाक खानदान के लोग हैं। जिस दिन खोपड़ी घूमेंगे ना, एंट्री बंद करा दूंगा मुंब्रा के अंदर, याद रख। अब जरा यूनुस शेख के पीछे खड़ी इन मोहतरमा पर भी गौर करिए, जो खुद अपने एक बयान को लेकर विवादों में हैं। अगर आप भूल गए तो सुन लीजिए। वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। इससे पहले सहर शेख मुंब्रा को हरे रंग में रंगने की बात भी कह चुकी हैं। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है। अब एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ रंग बदलने के दावे, लेकिन सवाल ये है कि ओवैसी की टीम में और कितने नफरती बाकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां अलग अलग धर्म के प्रेमी जोड़े को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो खौफनाक खुलासा हुआ। काजल की हत्या एक हॉरर किलिंग थी और इन दोनों की बेरहमी से हत्या करने वाला और कोई नहीं, काजल का परिवार था। अरमान सऊदी अरब में काम करता था। उसकी नजदीकियां पड़ोस में रहने वाली काजल के साथ बढ़ गई, तो वहीं दोनों के रिश्तों की भनक लगते ही काजल के परिवार ने यह खौफनाक कदम उठाया। बताया ये भी जा रहा है कि काजल के भाइयों ने पहले अरमान और काजल के हाथ पैर बांधे ताकि वो विरोध नहीं कर सके। इसके बाद धारदार फावड़े से वार करके दोनों को मौत के घाट उतार दिया। सबूत मिटाने के लिए दोनों की लाश को पास के ही एक गड्ढे में दबा दिया। युवती के भाइयों के द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई है और उसके भाइयों से जब पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर दोनों के शवों को बरामद किया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब अरमान की गुमशुदगी के मामले में जांच करते हुए वो काजल के परिवार तक पहुंची। सख्ती से पूछताछ में काजल के भाइयों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई से कोई नहीं बचता, चाहे वो माफिया हो या फिर मंत्री। अवैध निर्माण है तो योगी के राज में बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अंबेडकर नगर और आगरा से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। जहां बुलडोजर कार्रवाई की गई, ये दो तस्वीर आपको इस बात की गवाही दे रही होगी कि जो अवैध है वो बाबा के राज में टूटेगा ही। पहली तस्वीर अंबेडकर नगर की है, जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नसीम खां के मैरिज लॉन को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं इस दौरान विवाद भी हुआ, लेकिन बावजूद इसके अतिक्रमण को हटाया गया। ऐसी ही तस्वीर आगरा से दिखी, जहां नियमों के विपरीत निर्माण पर आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल यहां पर अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनी को तैयार किया जा रहा था। ऐसी ही 2 कॉलोनियों पर प्राधिकरण की टीम ने की बुलडोजर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। यानी बाबा के राज में अगर अवैध तरीके से निर्माण करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। यूपी में अवैध कब्जे को लेकर सीएम योगी का आदेश एकदम क्लियर है। जहां अवैध कब्जा है वो मिट्टी में मिलकर रहेगा। बाराबंकी में भी इस आदेश की तामील की गई, जहां गांव की जमीन पर एक भूमाफिया के अवैध कब्जे को बुलडोजर ने ध्वस्त किया। बुलडोजर की ये चोट रियल एस्टेट माफिया अबू बकर उर्फ बाबा पठान की उस हिमाकत पर है, जो ये सोच बैठा था कि यहाँ अवैध निर्माण के महल खड़े कर देगा और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बुलडोजर की इस दहाड़ ने बाबा पठान की सारी हेकड़ी निकाल दी। देखो कैसे बुलडोजर बाबा पठान के अवैध निर्माण की ईंट से ईंट बजा रहा है, कब्जा की हुई जमीन पर बने घरों को जमींदोज कर रहा है। गांव की जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर जब बुलडोजर ने आक्रमण किया तो चंद मिनटों में सारी जमीन को बाबा पठान के कब्जे से मुक्त कर दिया। देखते ही देखते बुलडोजर ने पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर मिट्टी में मिला दिया। ये अवैध कब्जा करने वाले रियल एस्टेट माफिया बाबा पठान पर कई मामले दर्ज है और वो लंबे समय से फरार चल रहा है। और जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी तक पुलिस सुसाइड बॉम्बर आतंकी उजैद की तलाश में जुटी है। मेरठ में पुलिस की रेड के बाद उजैद फरार हो गया। खबर सामने आने के बाद सीएम योगी आज मेरठ गए और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब उम्मीद की जा सकती है कि उजैद जहां भी होगा, योगी फोर्स उसे ढूंढ निकालेगी।
क्योंकि सीएम योगी के काम का स्टाइल ही यही है, कोई गलत करे तो उसे छोड़ना नहीं है। और उजैद के इरादे तो बेहद ही खतरनाक है। आज मेरठ में पुलिस इसके घर पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। उजैद के घर के पास उत्तर प्रदेश की पुलिस यहां पर लगातार न केवल गश्त लगा रही है बल्कि उसकी तलाश भी कर रही है। बाइक से भगाने वाला उसका वीडियो भी सामने आ चुका है। जब पुलिस इसके घर रेड मारने पहुंची, नोटिस चिपकाया तो ये पकड़े जाने के डर से भाग गया। साल 2024 में उजैद कुरैशी जम्मू कश्मीर गया था और वहां पर वो अलकायदा के संपर्क में आया था। उसके बाद से वो लगातार स्लीपर सेल की भूमिका में थी। जम्मू के बाहू फोर्ट इलाके में इस पर भी केस दर्ज किया गया था। व्हाट्सएप चैट से उजैद का टेरर चैप्टर का बड़ा खुलासा हुआ था। ये वेस्ट यूपी में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा था, जिसके बाद यूपी एटीएस एक्टिव हुई। उजैद की ठिकाने की जानकारी जुटाने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इलाके में यहाँ सतर्कता और बढ़ा दी है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। आगरा के सैयद दाऊद अहमद पर अवैध धर्मांतरण का आरोप है। उसकी गिरफ्तारी के लिए योगी फोर्स मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंची। हालांकि पुलिस को दाऊद तो नहीं मिला, लेकिन उसके घर पर नोटिस चिपकाकर 5 फरवरी तक सरेंडर का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अगर 5 फरवरी तक दाऊद आगरा की कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो उसे भगोड़ा घोषित कर उस पर कुर्की वाला चाबुक चलाया जाएगा। उसकी एक एक संपत्ति को योगी फोर्स कुर्क कर लेगी। न्यायालय को यह विश्वास हो गया है कि अभियुक्त फरार है अथवा स्वयं को छिपाए हुए है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 5 फरवरी 2026 को समय 11 बजे माननीय न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा के समक्ष उपस्थित हो। जिस आरोप में दाऊद को पकड़ने के लिए योगी फोर्स भोपाल तक पहुंच गई, वो आगरा में अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा था। कोर्ट से उसका गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो रखा है, लेकिन गिरफ्तारी की भनक लगते ही वो फरार हो गया। भोपाल में दाऊद के घर के बाहर लाउड हो रही योगी फोर्स के एक्शन से साफ है, अपराधी कहीं भी छिप जाएं, योगी की पुलिस उन्हें पाताल लोक से भी ढूंढ निकालेगी। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर अब पुलिस सिर्फ वर्दी और हथियारों के भरोसे नहीं दिखेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास अब एक ऐसा हथियार है जो गणतंत्र दिवस की परेड पर मंडराते किसी अनजान खतरे को सामने से गुजरते ही ढेर कर देगा। अब संदिग्ध चेहरे की पूरी कुंडली पल भर में खुल जाएगी और ये कुंडली खोलेगा पुलिस कर्मियों का ये काला चश्मा, जो दिखने में नॉर्मल काले चश्मे जैसा है, लेकिन इसकी ताकत किसी हाईटेक हथियार से कम नहीं है, क्योंकि ये एआई तकनीक से लैस है। अब आतंकी हो या शातिर अपराधी, चश्मे से नजरें मिलते ही उसकी कुंडली खुल जाएगी। खास बात यह है कि ये पूरी तरह स्वदेशी है और 26 जनवरी के समारोह में कर्तव्य पथ और आसपास तैनात पुलिसकर्मी इस स्मार्ट चश्मे के साथ सुरक्षा संभालेंगे। यानी दिल्ली पुलिस की ये थर्ड आई अपराधियों के लिए सबसे बड़ा डर बनने वाली है। तेलंगाना के सरकारी सिस्टम में छिपी भ्रष्टाचार की परतें एक एक कर खुलती जा रही हैं। अब तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई ने एक बड़े अफसर के काली कमाई को बेनकाब कर दिया। नोटों के ये बंडल तेलंगाना के डिप्टी कलेक्टर वेंकट रेड्डी के घर और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों से मिले हैं। एसीबी की तलाश के दौरान करोड़ों रुपए की बेहिसाब संपत्ति सामने आने का दावा किया गया है, जिसमें एक रेजिडेंशियल विला, एक रेजिडेंशियल फ्लैट, 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिनकी कीमत 4.5 करोड़ है, एक कमर्शियल दुकान 60 लाख, 8 प्लॉट जिसकी कीमत 65 लाख है, 14 एकड़ से ज्यादा की खेती है, 2 4 पहिया वाहन है, 297 ग्राम सोना बरामद हुआ है, 30 लाख कैश और बैंक बैलेंस 44 लाख जब्त किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि वेंकट रेड्डी वही अधिकारी है जिन्हें 6 दिसंबर को इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहते हुए एक स्कूल को परमिशन देने के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। अब एसीबी ने 8 जगहों पर 8 स्पेशल टीमों के साथ छापे मारे, जिसमें पता चला कि ये अवैध संपत्ति का खेल 2008 से चल रहा था। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई जारी है और सवाल है कि सरकारी पद की आड़ में और कितनी काली कमाई सामने आएंगी। यूपी में सीएम योगी अपराधियों के लिए काल है, क्योंकि यहाँ अपराधियों का ऐसा हिसाब होता है कि वो अपने पैरों पर चलने लायक भी नहीं बचता। जब पुलिस एनकाउंटर करती है तो अपराधी अपराध से तौबा तौबा करने लगते हैं। ये बात अब बरेली के इस बदमाश लकी को भी समझ में आ गई होगी। हत्या के आरोप में फरार चल रहे लकी का सामना जब योगी फोर्स से हुआ तो एक नहीं दोनों पैर में गोली लगने पर दर्द से करहाव था। मिर्जापुर में अस्पताल पहुंचे इस बदमाश का भी योगी फोर्स के बुलेट ने हिसाब किया। जब धर्मांतरण गैंग चलाने वाले फरीद ने पुलिस पर गोली चलाने की हिमाकत की तो जवाब में लंगड़ा हो गया। वहीं बहराइच में भी बदमाश जाफर का ऐसा ही अंजाम हुआ। गो तस्करी करने वाले जाफर का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। मैं यहाँ पे इस बात के लिए आया हूँ कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी, और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। यूपी में बदमाशों पर अब योगी का हंटर चलता है तो कुख्यात से कुख्यात बदमाश भी पैरों पर नहीं चल पाते। बुलंदशहर, सोनभद्र और कानपुर में भी अपराधियों का यही अंजाम हुआ।